अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुनिया इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है कि 2007 में आईफ़ोन 1, फिर आईफ़ोन 2, फिर आईफ़ोन 3 और फिर हर साल इनका लेटेस्ट वर्ज़न आता रहा और इसकी स्पीड को तेज़ करता रहा और इनमें न्यू फीचर लाता रहा। Put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. The fastest, most powerful iPhone yet. iPhone 15 Pro is packed with industry-first innovations and features our users are going to love. और अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो हर साल इनका नया प्रोसेसर तेज़ होता रहता था। ट्रेन भी पहले नॉर्मल चलती थी और फिर सुपर फास्ट ट्रेन आ गई। लेकिन इन सारी चीज़ों के दरमियान एक चीज़ ऐसी है जो पहले के मुकाबलों में तेज़ नहीं हुई बल्कि स्लो हुई है। और ये ऐसा नहीं है, इसको तेज़ नहीं किया जा सकता बल्कि जानबूझकर इसको स्लो रखा गया है और वो चीज़ है एरोप्लेन। जानेंगे आज की इस वीडियो में आखिर ऐसा क्यों है। आप देख रहे हैं RS नॉलेज और मैं हूं आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। Concorde, the paper dart jetliner conceived jointly by Britain and France to shrink the world and cut air journey times in half. Supersonic transport is going to be built. We are going to be able to bring the world closer together in a true physical and time sense. In Concorde, suddenly no two places will be more than 15 hours apart. दोस्तों 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस के दरमियान उड़ने वाली फ्लाइट 5 घंटे 43 मिनट लेती थी और आज के सेम रूट पर 6 घंटे 27 मिनट लेती है। मतलब कि पहले से 45 मिनट ज़्यादा। और ऐसा हर एरोप्लेन के साथ हुआ है और कहने का मतलब ये है कि पिछले 50 सालों में प्लेन सुस्त चलने लगे हैं और ऐसा जानबूझकर किया गया है। जब पहले कमर्शियल एरोप्लेन चलते थे तो इस तरह की बातें होने लगी थी। अगर हमको इनको तेज़ करने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए तो ये बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया होगा। तो ये चीज़ें करने के लिए ब्रिटिश एयरप्लेन ने सुपरसोनिक कमर्शियल एरोप्लेन लेकर आए, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला बन गया क्योंकि ये तेज़ क्यों नहीं चल पाए। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ समझ लें, जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज़ चलते हैं और जो साउंड की स्पीड होती है 767 माइल पर आवर होती है। इस स्पीड से जो भी प्लेन तेज़ी से चलेगा इसको सुपरसोनिक प्लेन कहेंगे और जो कम स्पीड पे चलेंगे इसको सबसोनिक प्लेन बोला जाएगा। और आज के वक्त में जो कमर्शियल प्लेन उड़ते हैं ये सब सोनिक प्लेन होते हैं। तो लोगों को जल्दी थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश एयरबेस ने सुपरसोनिक प्लेन जिनको कॉनकॉर्ड भी बोला जाता था तो वो लेकर आए और इनको प्रॉपर कमर्शियल इस्तेमाल करना भी शुरू किया। इनको लंदन से न्यूयॉर्क वाले रूट पर चलाया गया और जो सुपरसोनिक प्लेन थे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में सफ़र तय करते थे। Toulouse. Concorde 001 made her most important public appearance back end first. Superbird everyone had hoped and worked for. अब देखिए ये तो अच्छा था कि ये प्लेन डेस्टिनेशन पर तो जल्दी पहुंच रहे थे, लेकिन इनमें कुछ मसले भी थे। पहला, इनमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता था। ये 1 माइल में तकरीबन 46.85 पाउंड फ्यूल खाते थे और वहाँ पर जो नॉर्मल प्लेन थे वो 18.4 पाउंड 1 माइल पर चलते थे। मतलब ये कि जो सुपरसोनिक प्लेन थे जो 1 गैलन फ्यूल में सिर्फ 14 माइल चल पा रहे थे, जबकि नॉर्मल प्लेन जो थे वो इतने ही फ्यूल में 104 माइल चलते थे। ब्रिटिश एयरबेस ये जो तेज चलने वाले सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड प्लेन लेकर आई थी ये कस्टमर को बहुत ज्यादा महंगे पड़ रहे थे। इसकी टिकट बहुत ज्यादा महंगी मिल रही थी। हालांकि जो ब्रिटिश एयरलाइन ने जो टारगेट ऑडियंस सेट करके रखी हुई थी वो हाई क्लास लोग थे, लेकिन जो हाई क्लास लोग थे वो भी इसको प्रेफर नहीं कर रहे थे। लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल करने में $7,500 से ज्यादा लग रहे और ये उस टाइम के लिहाज से बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऊपर से इन जहाज़ों को तेज चलाने की वजह से इस तरह डिजाइन किए गए थे कि ये काफी छोटे थे और छोटे होने की वजह से ये काफी लोगों के लिए काफी अनकंफर्टेबल भी थे। ये तेज चलने वाले सुपरसोनिक प्लेन में सिर्फ 100 पैसेंजर ही बैठ सकते थे और वहाँ पर जो नॉर्मल प्लेन थे
इससे ज़्यादा बैठ सकते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो सुपरसोनिक प्लेन है, जब साउंड की रफ्तार से तेज चलते हैं तो साउंड जनरेट होती है, जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब एक फाइटर जेट आसमान में जाता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, ग्राउंड में जो भी नीचे लोग होते हैं वहाँ तक आवाज़ आती है। तो दोस्तों, ये जो सुपरसोनिक प्लेन था, ये इसी तरह की आवाज़ करता था। इस रूट पर जितने भी लोग थे, इन लोगों को नॉइज पोल्यूशन को सुनना पड़ रहा था। इसकी वजह से जो एयरलाइन वाले थे, इनको काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेंबर ऑफ साइकिल तो बढ़ रहा था, लेकिन जहाज़ के रेवेन्यू कम हो रहा था। किसी भी प्लेन की लाइफ इससे डिसाइड नहीं होती तो वो कितने साल चलता है, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि कितनी बार इसने टेक ऑफ और टेक ऑन किया है। एक एवरेज के तौर पर जो जहाज़ की ज़िंदगी होती है 43,000 साइकिल होती है, मतलब कि 43,000 बार उड़ सके। इसके बाद वो जहाज़ रिटायर हो जाएगा। और जब ये सुपरसोनिक प्लेन आया, इस टाइम ये 6 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे लेने लगी। इससे नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ने लगे और नंबर ऑफ फ्लाइट बढ़ते ही प्लेन की एज भी कम हुई। अब इतना पैसा लगाकर सुपरसोनिक प्लेन बनाया गया, लेकिन लोगों ने इसके बाद भी नॉर्मल फ्लाइट ही इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी पैसों की वजह से। अब सुपरसोनिक प्लेन बनाने वाले पैसा चाहकर भी कम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा थी। अब सुपरसोनिक प्लेन लाने के पीछे एक रीज़न था कि लोग कम टाइम में अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर लेंगे। 3 घंटे में अटलांटिक ओशन क्रॉस कर लेना काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन इसके लिए $7,500 देना पड़ेगा। वहाँ ही जो दूसरे प्लेन थे वो $200 से $300 में आपको अटलांटिक ओशन क्रॉस करवा रहे थे और इसके बाद अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे। तो लोगों ने कम टाइम में पहुंचने के बजाय सस्ती और प्रॉफिट वाली फ्लाइट में जाने को प्रेफर किया। इस वजह से ये जो पूरा सुपरसोनिक प्लेन वाला आइडिया था फ्लॉप हो गया और फाइनली ब्रिटिश एयर ने कॉनकॉर्ड को बंद कर दिया और आखिरी बार कॉनकॉर्ड 24 अक्टूबर 2003 को उड़ाया गया था और इसके बाद कमर्शियल सुपरसोनिक प्लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आज के डेट तक बंद है। अब इस चीज़ में एक चीज़ और है कि आज की डेट में सब सोनिक प्लेन जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, ये भले सुपरसोनिक प्लेन जैसे तेज़ ना हो, लेकिन ये भी चाहे तो 700 पर माइल की स्पीड पर चल सकते हैं, लेकिन इनको नहीं चलाया जाता क्योंकि बल्कि इसको 550 पर माइल की स्पीड पर चलाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर ये सबसे किफ़ायती तरीके पर चलते हैं, मतलब सबसे कम फ्यूल खाते हैं। ये किसी भी कमर्शियल प्लेन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, इसलिए कम फ्यूल खर्च करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सीट भी इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि इन पर बैठने वाले हर पैसेंजर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये मालूम हुआ होगा कि आखिर जहाज़ को इतना तेज़ क्यों नहीं किया जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो के लिए दे मुझे इजाज़त। आपका होस्ट अब्दुल रहीम। अल्लाह हाफ़िज़।